दुल्हन के माता पिता कहाँ हैं? वो नहीं आएंगे, अब विधि शुरू कीजिए। कमीना कहीं का हमारी बेटी को जबरदस्ती उठाकर शादी कर रहा है। नहीं सर, रुक्मिणी अपनी मर्जी से शादी कर रही है ये। अरे काहे की पीछे हटिए, हम है ना यहाँ। तुम बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है? नहीं सर, ये शादी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अरे काहे की मर्जी? सर, ये हमारी नाबालिग बेटी को बहला फुसला रहा है। नहीं सर, हम नाबालिग नहीं है। हमने 2016 में 10वीं पास की थी। ये देखिए, हम 19 साल के हैं। अरे ये सर्टिफिकेट सब झूठा है सर। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये जब छोटी थी ना तो हम इसका दाखिला 5वें में करवा दिए थे सीधे। अभी 18 की भी नहीं हुई है। तुम बहुत जवानी फूट रहा है तुम्हारा। अभी बताते हैं तुमको। रुकिए, रुकिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बेटी है ना ये? आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं उसके लिए? और ये जो हमारे मुंह पे कालिक पोत रही है, इसका क्या सर? ये देख रहे हैं, इसके पास सबूत है कि ये बालिग है। आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि ये नाबालिग है? अरे इसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे हटाइए ना, आप भी पीछे हटिए। चलिए, आप कीजिए। आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। रुक्मिणी ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। अगर हो सके तो हमारे नए जीवन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा हाथ आपके ऊपर भी उठ सकता था, लेकिन रुक्मिणी के पिता हैं। आपकी बेइज्जती करेंगे तो उसको दुख होगा। तो हमको मारेगा? हमको मारेगा ये? पापा नहीं, छोड़ो। क्या है सब? अगर ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो अरेस्ट कर ले जाओगे। सुन बेटा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेला तो अब शुरू होगा। निकलो, चलो चलो। चलिए। हम तुमको पहले ही बोले थे कि मार कर सालों को निपटा देते हैं, लेकिन तुमको तो आग लगी थी पुलिस के पास जाने की। जाओ। अरे हमने तो सोचा था कि पुलिस आके सारा खेल खत्म कर देगी, ये शादी रुकवा देगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सालों ना, छोड़ेंगे ना। पंकज यार, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ यार। सुबह से कोई काम आगे बढ़ता ही नजर नहीं आ रहा है हमको। अरे देखो, मनोज भैया के मिसेस आए हैं। ए, चलो फटाफट खाना खा के काम पे लगो। कैसा बना है? तुम खाई? हम खा लेंगे। अरे अभी खाओ हमारे साथ, हम खिलाएंगे तुमको अपने हाथों से। साला तुम्हारा तो ऐसी हालत करेंगे ना कि जिंदगी भर हलक से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। हमारी बेटी को फंसाया। पापा नहीं, पापा नहीं। मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसी तुम लोग की? छोड़ेंगे नहीं। अरे देख लेंगे तुमको हम भी। जाओ। याद रखना,
चल निकलो। मनोज आ जाओ, एक सीट खाली, आ जाओ। ये पटेल नगर किधर पड़ेगा? पटेल नगर पास में ही आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। अरे यार बीच में कहाँ पता चला? मेरा नंबर है भाई मेरा नंबर है, अरे तो जा रहा है यार, दिमाग खराब कर रहा है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं छोड़ दूँ, आप इधर आइए। बैठ जा, बैठ जा। रुक जा, बैठ जा, मैं छोड़ रहा हूँ। बैठ जा। मोरो भाई हमारे भगवान से भी बढ़कर है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है तू। झूठ बोल रही है। हम तो बीमार हैं, बाहर सो रहे थे। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? जब गंदा काम करने में शर्म नहीं आई तब मारने में काहे आ रही है? पापा, तुम कौन है? क्या लेने आई हो अब यहाँ? पापा, हमें अंदर आने दीजिए पापा। देखिए उसे अंदर आने दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अब और कितना तमाशा करेंगे आप? बेटी है हमारी, हमने कहा ना, उसे अंदर आने दीजिए। तुम्हें ऐसा बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ तुम सुनी ना वो क्या बोल रही थी? भैया प्लीज ले आओ ना भाभी को। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यही जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। निकलो निकलो यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए बस कीजिए। ये दामाद जी है हमारे, जो हुआ सो भूल जाइए। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हम रुक्मणी को लेने आए। रुक्मणी को लेने आए? दोबारा ये गलती। देखिए एक बार मेरी बात मान लीजिए। रुक्मणी के लिए, मेरे लिए। अरे ये सुन, हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। हमारी बेटी को दोबारा मत रुलाना। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अरे माना कि दिल से कठोर है, लेकिन बाप है उसके। तुम क्या देख रही हो? अरे दामाद जी पहली बार आए हैं, कोई अच्छा खाना बनाओ। अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग अबे हमारे बेटियों से भाग के कमरे में आग लगी। चलिए चलिए पीछे, चलिए पीछे, चलिए चलो चलो चलो।
सर 2 लोगों की बॉडी थी, मनोज और रुक्मणी। काफ़ी बुरी तरह से जल गए थे। मनोज की तो मौका वारदात पर ही मौत हो गई। रुक्मणी को हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये रही सर मनोज की बॉडी। मार डाला अपने जवाई को, ले लिया बदला? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो उन्हें माफ भी कर दिया था। वो दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? रुक्मिणी 1 दिन पहले यहाँ आई थी, तो शायद मनोज ने उसे थप्पड़ मार दिया था, तो वो चिढ़कर हमारे घर आ गई। और मनोज ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था? हमें क्या पता था। रुक्मिणी की माँ ने भी उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, फिर कल शाम मनोज हमारे घर आया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जाने दो, बात बढ़ाने से क्या फायदा, एक ही तो बेटी है। और यहाँ तक कि कल रात में हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया था। हम सब बहुत खुश थे साहब। ये देखिए, कल रात में हम लोगों ने तस्वीर भी ली थी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये सब। ये आग कैसे लगी? हमें नहीं पता साहब। हम तो रात में सो रहे थे, तभी रुक्मिणी के कमरे से चीखने की आवाज आई। फिर उसके कमरे से धुआं निकलने लगा। पड़ोसी आए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा, और उसके बाद। सच बोल रहा हो? सच बोल रहा हूँ। और दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मनोज से तो तुम बहुत नफरत करते थे। लग नहीं रहा सच बोल रहे हो। सच बताओ क्या हुआ था, वरना जेल में डाल के सड़ा दूंगा। नहीं साहब, जब रात में हमारी नींद खुली तो रुक्मिणी के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। हमने सोचा कि चलो पति पत्नी का झगड़ा होगा, कल तक खत्म हो जाएगा। फिर हम बाथरूम चले गए। बाथरूम से जब वापस आ रहे थे तो देखा कि मनोज मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर कमरे के अंदर जा रहा, और जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। हमने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अभी कुछ सोच ही रहे थे, तभी रुक्मिणी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। हमने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो मनोज रुक्मिणी को जला दिया था साहब। फिर हमने देखा कि मनोज को भी आग लग गई है। पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक मनोज मर चुका था साहब। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो अस्पताल गया साहब। बाकी लोगों के बयान लो, बॉडी को मॉर्ग में भेजो, मनोज के घर वालों को भी बुलाओ। ठीक है सर। साहब, एक मिनट बात करनी है आपसे। बोलिए। हमारा नाम सूरज है। हाँ। और ये हमारा बेटा गोपाल। हम बसेसर के बगल वाले घर में ही रहते हैं। इधर? हाँ। हमारा बेटा गोपाल आपको कुछ बताना चाहता है। हाँ बेटा बताओ। सर, हमारी खिड़की से रुक्मणी दीदी का रूम दिखता है। कल रात देर तक हम जाग रहे थे, हमारी टेस्ट थी इसलिए हम पढ़ रहे थे, तो हमने सुना तो रुक्मणी दीदी किसी के साथ झगड़ रही थी। हमने देखा भी तो वो कोई आदमी था, उसने डब्बे से यादव जी, ये मनोज के घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ, उन्हें मॉर्ग रूम बुलाया। उस प्रोफेसर ने हमारे भाई को मारा साहब। छोड़िएगा मत साहब उसको। आप शांत हो जाइए। देखिए, बॉडी में तो और कुछ बचा नहीं है, लेकिन हमें बॉडी में एक कड़ा मिला है। आप पहचानते हैं इसे? साहब, ये कड़ा मनोज का साहब। उसके पिछले जन्मदिन पे हम उसको गिफ्ट में दिए थे साहब। साहब, ये सब कुछ उस रुक्मिणी के बाप ने किया साहब। उसने हमारे भाई मनोज को मार डाला साहब। मंदिर में देखा था ना आपने, कितना गुस्सा भरा था उसके अंदर। और उसके बाद मनोज जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, वहां अपने गुंडों के साथ पहुंच गया था। वो तो ठीक टाइम पर मैं और कुछ लेबर आए तो बीच बचाव किया, नहीं तो हमारे भाई को उसी दिन मार डालता वो साहब। जब इतना गुस्सा भरा था तो अचानक मान कैसे गया वो? जब इस बसेसर ने मनोज के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे मारपीट की थी
तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? हमने उससे कहा था बात ना बढ़ाए, रिश्तेदारी वाली बात थी। अब बेटी भाग जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना। इतना गुस्सा कि हमारे बेटे की जान ही ले ली। ये रुक्मणी के घर वालों ने हमें बताया कि मनोज ने रुक्मणी के साथ कुछ मारपीट की थी और इसलिए वो अपने मायके आ गई थी। ये बता सकते हैं पति पत्नी में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? साहब पति पत्नी तो लड़ते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और मनोज थोड़ा गुस्से वाला था और रुक्मणी बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। बात क्या हुई थी साहब हमें कुछ नहीं पता। हमें बिन बताए उसने गुस्से में अपने मैके जाके बैठ गई। साहब हमने मनोज से कहा था उसे मना ले आए। साहब हमें क्या पता था, हम खुद ही मेरे बेटे को मौत के मुंह में भेज रहे। क्या फिर से नौकरी छोड़ दी? तुम्हारे पैर में चक्री लगी है क्या? किसी नौकरी पे टिकते ही नहीं हो। तुम उसकी छोड़ो, वो मैं देख लूंगा। हाँ बाद में बात करता हूँ। मेरे छोटे भाई को ना पहले मेरी शादी करनी है फिर नौकरी करनी है। सही तो कह रहा है सर। अच्छा तुम भी उसी का साथ दोगे? अपडेट बताओ। सर ये मनोज की पीएम रिपोर्ट है सर। बॉडी 80% जली हुई थी सर और बॉडी पे कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरीज और ट्रॉमा के निशान नहीं है। यादव जी ये मनोज के घर वालों का कहना है कि मनोज काफ़ी गुस्से वाला था जी, और ये रुक्मणी ये भी काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। तो हो सकता है उस रात रुक्मणी और मनोज का झगड़ा हुआ हो और गुस्से में मनोज ने रुक्मणी को जला दिया और गलती से उसी आग में खुद जलकर मर गया। तो इस हिसाब से रुक्मणी विक्टिम और ये मनोज कल्प्रिट। पुरानी कहावत है जो दूसरों के साथ बुरा करता है वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है और इस केस में भी हमें कुछ ऐसा ही लगा था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और गवाहों के बयानों के बाद हमें यकीन हो गया था कि असली गुनहगार मनोज त्यागी ही था। उसने ही अपनी पत्नी रुक्मणी को जलाकर मारने की कोशिश की थी जिसमें वो खुद जल गया था। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि रुक्मणी की हालत को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, उसके बाद ही हम उसका बयान ले पाएंगे। अपनी जांच पूरी करते हुए हमने रुक्मणी का डीएनए उसके पिता बसेसर से और मनोज का डीएनए उसकी माँ कविता से मिलाया जो मैच हो गया। लेकिन तभी इस केस में हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। सरोज जल्दी नीचे आ सरोज। अरे कहाँ रह गई थी सरोज? जी अम्मा जी वो हम छत पर ना कपड़े सुखा रहे थे। अच्छा सुन, बाहर बिरजू आया है, उसका हिसाब देख ले जरा, ठीक है? अच्छा सुन, 1 मिनट रुक। मुझे लगता है थोड़ा हिसाब उसका और बनेगा, तो तू एक काम कर, तू ये सारे पैसे ले जा, ठीक से हिसाब कर और बचे हुए पैसे लेके आ। चल जा। काय टुकुर टुकुर देख रही है? बाहर जा, जा अपना काम कर। अम्मा जी हम कह रहे हैं लड़की कुछ ठीक नहीं लगती हमको। अरे बेफालतू का ना सब पे शक करता रहता है, अच्छी लड़की है। बताइए। 12 बोरी आलू की लेकर के आया हूँ और अपना 1 बोरी अदरक। 1 सेकंड 1 मिनट। क्या ये काहे ऐसे बत्तीसी दिखा रहे हो हमें? हाँ ये लो काम करो, काम पे ध्यान दो। सर बिहार के बलुआ गांव में एक जवान लड़के ने एक लड़की के साथ मिलकर वहां रहने वाली विधवा के घर लूटपाट की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। सर उसका नाम दुर्गा देवी था, 65 साल की थी और काफ़ी अमीर थी। बाकी की फैमिली दिल्ली में रहती है। और सर ये दोनों कल्पिट बिरजू और सरोज उसी के घर काम करते थे। सर बिहार पुलिस ने बताया कि वो दोनों कल्पिट मुगल सराय की तरफ आए हैं। सारी डिटेल सर्कुलेट करवा दीजिए। हाँ सर, लेकिन एक बार फोटो तो देख लीजिए। ऐसा क्या है फोटो में? ये तो रुक्मणी जैसी लग रही है, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में है। ये बिहार में कैसे हो सकती है? यादव जी ये रुक्मणी की फाइल निकालो।
सर। हाँ, दोनों के हाथों पर बिल्कुल सेम जगह ही टैटू है। हाँ, लेकिन इस फोटो में टैटू थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन है एक ही जगह पर। गुड जॉब यादव जी। अब इस रुक्मणी से मिलने का वक्त आ गया है। चलो। सर आप ये सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो ये ठीक हो रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, अगर यहाँ पे कोई टैटू होता तो बुरी तरह से जल चुका होगा। डॉक्टर साहब, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि पहले यहाँ टैटू था या नहीं? जी नहीं, क्योंकि स्किन के पिगमेंट्स जल चुके हैं। अब इसे पता लगाने का कोई तरीका नहीं। एक तरीका है, बिहार चलना होगा। शायद वहीं चलकर इस सरोज और रुक्मणी की पहेली सुलझे। यही घर है सर। और ये पुलिस वाले यूपी से आए हैं साहब। तुमने जो बयान हमको दिया था, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। वो क्या है कि तुम्हारे अम्मा जी के कातिलों का पता लगाना है ना। छोड़ना मत साहब उनको। हमारी अम्मा जी बहुत अच्छी थी साहब, बहुत अच्छी थी हमारी अम्मा। ये सरोज यहाँ कब से काम करती थी? साहब कुछ 35-40 दिन हुए होंगे साहब। बहुत पढ़ी लिखी थी साहब और एकदम सीधी सादी लगती थी। अम्मा जी का तो बहुत ही ख्याल रखती थी और अम्मा जी भी उस पर बहुत भरोसा करते थे साहब। और ये बिरजू? अम्मा जी का जमीन का बटाई होता है ना, तो बिरजू ही देखता था। यहाँ आता जाता रहता था साहब। वो हिसाब किताब भी सरोज ही देखती थी। जी सर, यहाँ पे काम करने वाले लोगों का कहना है कि सरोज और बिरजू बहुत घुल मिल गए थे। हाँ साहब, हम देखे थे बिरजू और सरोज में बहुत नजदीकियाँ हो गई थी। अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते? साहब वो जो सरोज थी ना, वो हमेशा डरी डरी रहती थी। डरी डरी मतलब? डरने की वजह तो पता नहीं, लेकिन हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता था साहब। ये सरोज कहाँ की रहने वाली थी? पता नहीं साहब। पता नहीं? तो फिर मिली कहाँ? हम वो अप्रैल में पटना गए थे, आके देखा तो यहाँ काम कर रही थी। आपने सरोज के बारे में बाकी गांव वालों से बात की? जी सर, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आई थी और यहाँ तक कैसे पहुँची। साहब हम एक चीज हमेशा देखते रहे कि जब भी अम्मा जी लाकर खोलती थी ना, तो उसकी आंख खुल जाती थी। सच में हम कह रहे साहब कि सब कुछ उसका ही किया धरा है। बिरजू को भी उसी ने फंसाया साहब। साहब वहाँ अम्मा जी का लाश लाकर के पास पड़ा था और उस वक्त लाकर खुला था साहब। सर फ्लावर वॉश को वेपन की तरह यूज किया गया था, जिसे हमने फॉरेंसिक में जमा करा दिया है। ये सरोज के पास कोई मोबाइल था? नहीं साहब, नहीं था। ये अम्मा और बिरजू के पास तो होगा? हाँ, उनके पास था साहब। सर बिरजू अपना मोबाइल एक मजदूर को देके गया था, जिसमें मोबाइल डेटा इरेज था और कोई सिम भी नहीं था। सर हमने अम्मा जी और बिरजू की मोबाइल की CDR रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन दोनों मंगवाई, जल्दी ही मिल जाएगी। गुड। सर बिरजू के मोबाइल लोकेशन और मोबाइल डिटेल्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, लेकिन सर ये तुम भी माँ आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता साहब, छोड़ दीजिए। रुको। कितना मारते हो तुम लोग? बहुत लगा? जी साहब। अच्छा पानी पियोगे? हाँ साहब। ठीक है, पिलाते हैं। पर पहले सच बताओ, सरोज को तो जानते हो? कौन है, कहाँ से आई थी, सारी डिटेल्स बताओ उसकी। साहब हम कसम खा के कहते हैं, हमको नहीं पता साहब। अम्मा ना सच बोलती थी, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम लोग ना अपने तरीके से पूछ लो, मुझे तो ये कुछ बताएगा नहीं। रुकिए साहब, बताते साहब, बताते। बताओ। सब वो दरअसल वो राम लगन आदमी का फोन आया था हमारे पास। वो हमको बोला कि उसके पास एक
19 साल की एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका हाथ पैर भी ठीक ठाक है। तो साहब 1 लाख में हमारा डील फाइनल हो गया। उसके बाद साहब हम 5 दिन अपने साथ ही रखे नटुआ गाँव में, बस इतना ही साहब। फिर 5 दिन बाद क्या किया? वो अम्मा जी को बेच दिए थे 1.5 लाख रुपए में। ये राम लखन का जो फोन आया था मोबाइल से आया था? जी यादव जी सर, उस नंबर को ट्रेस करो। कहाँ का रहने वाला है ये? जी यूपी। तो लड़की को तुमने यूपी से उठाया? साहब ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वहीं पर लेन देन हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल रात को हुआ था। मतलब जिस रात रुक्मणी और मनोज को चलाया गया। ठीक है, वेरी गुड सर। राम लखन का फोन ट्रेस हो गया है सर। ये राम लखन और कोई नहीं बल्कि बसेसर दुबई है, रुक्मणी का पिता। क्या? तो क्या ये सरोज और रुक्मणी दोनों एक ही हैं? अगर ये सरोज रुक्मणी है तो फिर वो लड़की कौन है जो हॉस्पिटल में है? या फिर दोनों जुड़वा बहनें हैं? सर जो लड़की हॉस्पिटल में है उसका डीएनए बसेसर दुबे के डीएनए से मैच भी हुआ था। बड़ी उलझी हुई पहेली है। सबसे पहले ना ये मुगल सराय जाकर इस बसेसर से बात करनी पड़ेगी। यादव जी इस बसेसर की पूरी जन्म कुंडली निकालो। जी। और सिन्हा साहब सर, जितने भी टोल नाका हैं सबकी सीसीटीवी फुटेज निकालो। इस सरोज का मिलना बहुत जरूरी है। और वो बिरजू, उसके मोबाइल में उसका सिम नहीं था, हो सकता है उसने दूसरे मोबाइल में सिम डालकर एक्टिवेट किया हो। पता करने की कोशिश करो। इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। जी सर। सुनिए, हम ऐसे कब तक इधर उधर भागते रहेंगे? हम जाने ये सब कब खत्म होगा। देखो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, बस थोड़ी देर का तो बात है। हम आज रात को बनारस से गाड़ी पकड़ेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। फिर हमको तो कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। चलो अब। हमें बहुत भूख लग रही है और हमारा गला भी सूख रहा है। गला तो हमारा भी सूख रहा है, लेकिन करे क्या? एक काम करो, आओ तुम इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर के आते हैं। जाना मत यहाँ से कहीं। सर बसेसर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली। क्या? बसेसर की पहले भी एक शादी हुई थी किसी दुलारी नाम की औरत के साथ। उससे एक बेटी भी है, महुआ रुक्मणी से 2 साल बड़ी है। ये महुआ की कोई फोटो मिली? नहीं सर। ये दुलारी और महुआ कहाँ है अभी? सर दुलारी अभी भी अपने गांव अजवारी में है और बसेसर भी वहीं का रहने वाला है। जब हमने दुलारी से महुआ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कानपुर गई है, वहीं कहीं मेट का काम करने। लेकिन जब हमने कानपुर में पता किया सर तो पता चला कि महुआ कानपुर पहुंची ही नहीं। कब की बात है? सर अप्रैल के पहले हफ्ते की। मतलब 11 अप्रैल से पहले भी बहुत सी चीजें हुई थी।